Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about stock exchange market. Today we will discuss about a one new term which is SEBI. शॉर्ट फॉर्म है ये, फुल इसको बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड है कि अब जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो किस लिए है कि जो शेयर कैपिटल है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उनको लिक्विडिटी देने के लिए। मींस उस मार्केट में सेल परचेज का काम होगा सिक्योरिटीज का। अब उस मार्केट में कुछ फ्रॉड ना हो जाए, उस मार्केट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड सेटअप किया गया है। 1992 में इस बोर्ड को सेटअप किया गया, क्योंकि जो शेयर मार्केट होती है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का एक डायरेक्ट इंडिकेटर होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कंट्रोल करना ताकि उसको अच्छे से मैनेज किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले कैपिटल कंट्रोल एक्ट जो है वो पास किया गया, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 में। बट वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ये सेबी सेटअप हुआ 1992 में। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? फर्स्ट क्या था कि रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसकी एक्टिविटीज को, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट की प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इन्वेस्टर। क्योंकि सबसे मेन तो देखो इन्वेस्टर्स हैं ना, कि जो इन्वेस्ट करेंगे उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, कोई उनके साथ फ्रॉड ना करे, ज़्यादा कमीशन ना चार्ज किया जाए, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड हो। देन इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर चेक लगाना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी को जो है, किसी पर्सन को किसी कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता है कि ये कंपनी के बारे में कुछ पर्टिकुलर बात पता है कि इसके शेयर्स का प्राइस इन फ्यूचर बहुत अप जाएगा, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है, तो उसके बेस पे वो क्या करेगा, उस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर देगा ताकि उसको वो शेयर्स मिले, आगे वो फ्यूचर में उनको सेल कर सके। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करती है। और जो ब्रोकर्स होते हैं, यानी जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, उन ब्रोकर्स के ऊपर भी कंट्रोल लगाती है कि वो भी इस तरह की कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके या किसी भी इन्वेस्टर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके कोई मिसलीड ना करें उन्हें। तो अब इसके बेसिक फंक्शंस जो हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, जो आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। फंक्शंस की 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी का मतलब रेगुलेट करना है, इसका काम मींस रेगुलेट करेगी। तो यहाँ क्या है, रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना एक तरह से। तो क्या है कि सबसे पहले तो जो ब्रोकर्स होंगे, सब ब्रोकर्स या फिर अदर जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के प्लेयर्स हैं, उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो राइट देना कि आप लोग रजिस्टर्ड ब्रोकर बनोगे, वो सेबी के हाथ में होता है कि वो देगी उनको रजिस्ट्रेशन या नहीं देगी। उसके बाद कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, उनको रजिस्टर करना। उसके बाद जो स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, पोर्टफोलियो एक्सचेंज हैं, अंडर राइटर्स हैं, यानी जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज होंगी, उन सबको जो है उनकी वर्किंग को, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सारा रेगुलेटरी फंक्शंस में आएगा। उसके बाद जो कंपनीज जो है वो बिड्स लगाती हैं, बोली लगाएंगी शेयर्स की, उस बोली को जो है वो रेगुलेट करेंगे ये। देन कोई भी इंस्पेक्शन है, कोई उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या उससे रिलेटेड इंटरमीडियरीज हैं, उनसे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाना है, किसी भी काम से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन मंगवाना। देन फी या कोई भी फीस है या चार्जेस हैं वो चार्ज करना, इस एक्ट के अंडर कोई भी फीस बनती है तो वो फी चार्ज करेंगे। तो बेसिकली इनका काम है कि जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड पार्टीज हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना जो है वो रेगुलेटरी फंक्शंस के अंडर आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शंस। अब डेवलपमेंट फंक्शन में क्या है कि जो इंटरमीडियरीज होंगे, यानी ब्रोकर्स होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना ताकि वो आगे अपने काम को जो है वो अच्छे से संभाल पाएं। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, इशू रजिस्ट्रार्स होंगे,
मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। देन रिसर्च वर्क या फिर जो डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिश करना, जो कि आगे कुछ लोगों के काम आएगी। और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाना जिससे कि कैपिटल मार्केट जो है वो डेवलप कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, रिजिडिटी हो जाएगी, तो फिर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती हैं उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे हम, कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो कंट्रोल लगाना। एंड देन कोई भी ऐसा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं, उनको फॉलो करवाना, एंश्योर करना कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जो है वो फॉलो किया जाए। ये आएगा आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन में। तो ये तो थे बेसिकली फंक्शंस। अब है कुछ टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट से रिलेटेड या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, उस टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज बडला या फिर आप उसको कहते हो कंटेंगो। क्या होता है ये बडला या कंटेंगो? फर्स्ट तो टर्म जो है ना, इसको ये समझ लो कि ये एक इंटरेस्ट का नाम है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बैंक से रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव होता है, उसी इंटरेस्ट को ही बडला या कंटेंगो कहा गया है। लेकिन क्यों कहा गया है उसको समझो, कि जब कई बार क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर डिवेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, उनके जब प्राइस में जो गिरावट आ जाती है तब उसकी जो हमारी डिलीवरी की डेट थी या जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन थी उसको हमें जो है वो डिले करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है बाय द बुल। बुल के बारे में भी आगे हम बात करते हैं, बुल है क्या। तो उसके लिए जो है फिर जो इन्वेस्टर था जिसने उस ट्रांजेक्शन में जो फाइनेंसर इन्वॉल्व था उसको हमें वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस इंटरेस्ट को बदला कहा जाता है। अभी मैंने बीच में एक टर्म यूज की, बुल। बेसिकली क्या है देखो, बुल एक ऐसा पर्सन होता है जो ये सोचता है कि फ्यूचर में ना सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो ये सोचता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो मैं ज़्यादा प्राइस पर सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल कर पाऊँगा, तो मुझे इस ट्रांजैक्शन में बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, उलट हो जाता है। वो तो सोचता है बढ़ जाएगा लेकिन प्राइस कम हो जाता है, तो जिससे उसको वो जो प्रॉफिट वो सोच रहा था कमाने की, वो प्रॉफिट उसको नहीं रिसीव हो पाता। तो इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा फाइनेंसर को, उसे कहा जाता है बडला या कॉन्टेंगो। अब नेक्स्ट है बैकवार्डेशन। अब बैकवार्डेशन क्या है कि यहाँ उल्टा है इसका। जैसे बडला में हमने सोचा कि प्राइस जो है सिक्योरिटीज का इन फ्यूचर इंक्रीज होगा, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से हमें जो है वो ट्रांजैक्शन की डेट को पोस्टपोन करना पड़ा, और वो जितने दिन पोस्टपोन हुई उतने दिनों का इंटरेस्ट पे करना पड़ा फाइनेंसर को। उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है बदला या कंटेंगो। अब बैकवार्डेशन में उल्टा है, सिक्योरिटीज का प्राइस अपाव चला जाता है और इस टाइम पे पर्सन ये सोच रहा होता है कि सिक्योरिटीज फ्यूचर में कम पे जो है वो प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएगा। वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा होता है कि सिक्योरिटीज का प्राइस फ्यूचर में इन फ्यूचर कम होगा, और वो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, वो उन सिक्योरिटीज के लिए ना सामने वाले से डील कर चुका होता है जो भी एट प्रेजेंट ना उसके पास है नहीं। एट प्रेजेंट प्राइस सपोज कीजिए किसी सिक्योरिटी का 100 रुपीज़ है, तो उसने 100 रुपीज़ की एक डील कर ली सामने वाली पार्टी से कि 100 रुपीज़ में मैं आपको सिक्योरिटीज़ बेचूंगा। अभी उसके पास है नहीं है। अब फ्यूचर में वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस ना कम हो जाएगा, जिस दिन मैंने इसको डिलीवरी देनी है ना ये 100 रुपीज़ वाली सिक्योरिटी की, प्राइस 80 हो जाएगा और मैं 80 में खरीद के इसको 100 में बेच दूंगा। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो जाता है, प्राइस जो है ना वो 120 हो जाता है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, 120 में खरीद के जिसके साथ उसने 100 में डील फिक्स की हुई है उसको 100 में देनी पड़ेगी, तो 20 रुपीज़ का उसको लॉस हो जाएगा यहाँ पर। और अगर वो ये लॉस नहीं जो है बियर करना चाहता तो उसको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो पोस्टपोन करनी होगी। तो उसके लिए जिसके साथ वो ये कॉन्ट्रैक्ट में आया था उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, उसी को कहा जाता है बैकवार्डेशन। अब नेक्स्ट आगे टर्म है इसी से रिलेटेड, बियर। बियर कौन होता है?
बियर एक ऐसा पर्सन होता है, वो यही पर्सन है जो सोच रहा है कि फ्यूचर में ये सिक्योरिटी जिसके लिए मैं 100 रुपीज़ में आज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ वो 80 की हो जाएगी। वो बियर वो पर्सन होता है जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करके चलता है कि शेयर्स के प्राइस जो है ना वो डाउन चले जाएंगे, मैं कम में लेके ज़्यादा में बेच पाऊंगा। ज़्यादा में कैसे बेचूंगा? क्योंकि उसने पहले से पास्ट में ही उसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई भी मैं आपको इतने में जो है वो सेल करूंगा, क्योंकि पास्ट में ज़्यादा चल रहा है, फ्यूचर में कम होगा, वो ये सोच रहा है। तो प्राइस डाउन चला जाएगा तो ये जो है वो पेसिमिस्टिक सोच के साथ चलता है, नेगेटिव थिंकिंग के साथ कि प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो बियर मार्केट क्या होती है? जैसा बियर है उसी से रिलेटेड होती है बियर मार्केट। यानी बियर मार्केट में लगातार प्राइजेस जो हैं वो शेयर्स के कम चल रहे होते हैं, लगातार प्राइजेस जो हैं वो डाउन जा रहे होते हैं, तो उसको फिर कहा जाता है कि वो बियर मार्केट है। अब आगे नेक्स्ट और टर्म की डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बिड प्राइस? बिड प्राइस का मतलब है कि फाइनेंसर जो है ना, कस्टमर जो है वो जितना प्राइस है सिक्योरिटी का लिए पे करने को तैयार है वो बिड प्राइस है। बिड का मतलब वो कितनी बोली लगाने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड बिड प्राइस। देन ब्लू चिप शेयर्स। ब्लू चिप शेयर्स उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छी वेल रेपुटेटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लू चिप शेयर्स। फिर है बोर्सेस। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का अगर एक अनदर नेम आपको बोलना हो तो आप कह सकते हो बोर्सेस, अनदर नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। देन ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर जो है वो एक रजिस्टर्ड मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके साथ आप मिलकर ट्रांजेक्शन्स को करते हो। आप एक नॉन मेंबर हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, आप नहीं कर सकते, आप ब्रोकर की हेल्प से करते हो। अब बात आ जाती है बुल क्या होता है। देखो बियर हमने बात की थी ना कि वो पर्सन जो सोच रहा है कि भी फ्यूचर में मेरे को कम की सिक्योरिटी मिल जाएगी और मैं पास्ट में मैंने जो एक डील की हुई है सामने वाले से मैं उसको उस ज़्यादा प्राइस पर बेच दूंगा। बुल जो है ना वो इसका उल्टा है। बुल ये मान के चलता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है सिक्योरिटीज का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसने ना ऑलरेडी वो सोचता है कि फ्यूचर में इंक्रीज होगा, तो इसीलिए अभी इसका मतलब फ्यूचर में इंक्रीज होगा तो एट प्रेजेंट कम चल रहा है प्राइस, तभी वो सोच रहा है ना कि फ्यूचर में बढ़ेगा, तो वो आज प्रेजेंट में डील कर लेता है कि अभी जो आज प्राइस है ना मैं इस प्राइस पर सिक्योरिटीज परचेज करूंगा, और वो डील कुछ दिनों बाद पूरी होनी होती है। तब उसको लग रहा होता है कि भाई फ्यूचर में प्राइस जैसे ही बढ़ेगा मेरी डील तो कम में है, मैं ज़्यादा प्राइस होते ही बेच दूंगा। लेकिन उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन कई बार नहीं पूरी होती तो उसको फिर लॉस होता है उस केस में। तो ये एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ये सोच के कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं अभी एट प्रेजेंट पे जो डील लॉक कर रहा हूँ। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ना आपने परचेज करना है कुछ, तो आपको वो चीज़ परचेज तो करनी है अभी 10 डेज के बाद, बट आपको ये लगता है कि जो आज की डेट में इस चीज़ का प्राइस है ना वो ठीक है, तो आप आज की डेट के हिसाब से डील लॉक कर देते हो, तो आप उस परचेज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। फॉरवर्ड मतलब कि मिलेगी आपको कुछ दिनों के बाद। अब कुछ दिनों के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस बढ़ेगा, तो आप ये बेनिफिट आपको मिल गया ना कि आपने तो कम में डील लॉक की हुई है। बट अगर उल्टा हो जाए कि प्राइस कम हो जाए तो फिर तो आपको ये सोचोगे ना आपकी अभी करंट प्राइस पे ले लेता मैं। तो बुल ऐसा है जो ये जो सोच के चलता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ता तो कई बार डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को पोस्टपोन करना पड़ता है, और वो ट्रांजैक्शन को हम पोस्टपोन करने की वजह से जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? हमने फर्स्ट ही बात की थी कि बदला या कंटेंगो। बुल वाले से रिलेटेड को बदला या कंटेंगो, और बियर वाले से रिलेटेड जो होता है उसको कहा जाता है बैकवर्डेशन। नेक्स्ट है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर दो पर्सन होते हैं, एक होता है ऑप्शन होल्डर, एक होता है ऑप्शन सेलर। ये दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक फीस, इनकी प्रिस्क्राइब्ड फीस भी होती है, जिसमें ऑप्शन होल्डर के पास ना ये ऑप्शन होता है कि वो फ्यूचर में जो है एक सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करे या ना करे का उसको ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। कॉल का मतलब कि उसको परचेज के लिए आपने एक कॉल कर दिया कि वो चाहे तो एक अभी एट प्रेजेंट जो डील है लॉक करके प्राइस को, फ्यूचर में वो सिक्योरिटी परचेज करे या ना करे का ऑप्शन आप उसको दे देते हो एक प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर, और एक प्री डिसाइडेड डेट होती है, वो फ्यूचर की डेट होगी। तो आज के लिए इतनी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी की टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच।